नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार के सियासी संबंधों में खटास कोई नई बात नहीं है। पिछले 9 सालों के दौरान चुनी हुई दोनों सरकारों के बीच अलग अलग मुद्दों पर विवाद की वजह से दूरी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई है। हालांकि संबंधों को सुधारने के प्रयास भी बीच बीच में हुए, लेकिन दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके ठीक 8 दिन बाद केंद्र सरकार के अध्यादेश ने दोनों के बीच संबंधों को इतना खराब कर दिया कि अब दोनों सियासी दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8400 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगा चुके हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल और भगवंत मान लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने केजरीवाल का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी की सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। हम केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं और राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश का विरोध 2024 का सेमीफाइनल है। विपक्ष इस अध्यादेश को वापस कराने में सफल रहा तो 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने में देर नहीं लगेगी। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाकर वहां के नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र सरकार जो अध्यादेश दिल्ली के खिलाफ लेकर आई है उसको कानून बनने से रोकने के लिए राज्यसभा में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि अगर इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने में पूरा विपक्ष कामयाब हुआ तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा और फिर 24 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने में देर नहीं लगेगी। केंद्र और दिल्ली सरकार के सियासी संबंधों में खटास कोई नई बात नहीं है। पिछले 9 सालों के दौरान चुनी हुई दोनों सरकारों के बीच अलग अलग मुद्दों पर विवाद की वजह से दूरी कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। हालांकि संबंधों को सुधारने के प्रयास भी बीच बीच में हुए, लेकिन दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके ठीक 8 दिन बाद केंद्र सरकार के अध्यादेश ने दोनों के बीच संबंधों को इतना खराब कर दिया कि अब दोनों सियासी दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करके, दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के एक सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सरकार उनके सपनों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। और यही हमारा संविधान कहता है, यही भारतीय जनतंत्र है। लेकिन 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, तो फरवरी में हमारी सरकार बनी और मई के महीने में मात्र 3 महीने बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से।
आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफ़ी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते। 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती, और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। इस ऑर्डिनेंस की जो सोच है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है। साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम, देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा। तो आपको बता दें कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही सियासी लड़ाई अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। केंद्र जो अध्यादेश लेकर आया दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार अब उसी अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए गैर बीजेपी वाले सभी राजनीतिक संगठनों का साथ मांगने पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं ताकि राज्यसभा में इस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि ये अध्यादेश अगर राज्यसभा में गिर गया तो इसे 24 का सेमीफाइनल कहा जाएगा और 24 के चुनाव में बीजेपी को भी सत्ता से बाहर करते फिर वक्त नहीं लगेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में यह अध्यादेश पास ना हो पाए, कानून ना बन पाए, इसीलिए
बीजेपी विरोधी सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से अरविंद केजरीवाल खुद मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ दे विपक्षी दल, और यदि ये अध्यादेश कानून ना बन पाया तो इसे 24 का सेमीफाइनल कहा जाएगा, 24 का सेमीफाइनल माना जाएगा और साथ ही 24 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करते वक्त भी नहीं लगेगा। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधा आपको उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के दीपक रंजन साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ इरम रिजवी साहब प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक जी आप ही के पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कल पहुंचे आपकी पार्टी के नेता के पास, क्या कुछ बात हो पाई है और जिस तरह से उन्होंने समर्थन मांगा है क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट भी कर दिया है राजनीतिक रूप से कि सपा साथ देगी आम आदमी पार्टी का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब विपक्षी एकता की बात हो रही है तो ये साथ कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए आशीष जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एक आताताई सरकार चल रही है जिसको ना तो कानून पर विश्वास रह गया है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में अंतर आप समझें, और जनता के द्वारा चुनी हुई दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार को पूरा अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का जी। लेकिन राती राता जो है, जब अगले दिन कोर्ट बंद, सर्वोच्च न्यायालय बंद होने वाला था, तो राती राता इन्होंने जो है अध्यादेश लाने का काम किया। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
सीधे सीधे उनको समर्थन देने का उनसे वादा किया और पूरी तरीके से कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो ना तो कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सदैव कानून का सम्मान किया है और ये पूरी तरीके से जो अध्यादेश ये लेकर के आए हैं पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक है जी। और ये सही है कि लोकसभा में इनकी संख्या बल के आधार पर यह अध्यादेश पारित करा लेंगे, लेकिन राज्यसभा में इनकी संख्या बल इनकी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये भगवंत मान जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये 24 के पहले का सेमीफाइनल है। अगर सारे विपक्ष होकर के अगर इस अध्यादेश को पलटने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बहुत करारा झटका हो। ठीक है विकास जी, आपके पास आऊंगा। केजरीवाल जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी समय मांगा था, लेकिन अभी तक उनको समय मिला नहीं है। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पर, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं दो धड़ों में इस मुद्दे को लेकर बंटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा साथ देना चाह रहा है, दूसरा धड़ा इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस का स्टैंड कब तक क्लियर होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले में अनाधिकृत तौर से एक लोकतांत्रिक तौर तरीका अपनाया है जी, उसको लेकर आज जिस बात केजरीवाल को समझने में 8 साल लग गए, कि केजरीवाल जी को बहुत पहले समझ लेना चाहिए। देश में एक अस्थिरता का माहौल बनाने से लेकर के तमाम सारी चीजें हैं जिसको जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ विषय है कि दिल्ली की सरकार या दिल्ली में जो मोदी सरकार को जो ताकत प्राप्त हुई है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन दलों को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि उनकी कहीं न कहीं बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में नफरत विकसन बंटवारे की जो सोच को लेकर स्थापित हो पाई है। ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे जो है उनके लिए किसने कितनी लड़ाई लड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और फाइनल सेमीफाइनल अब कुछ नहीं होगा, सीधे फाइनल होगा और वो फाइनल 2024 है। राजनीति की प्रयास अपनी बात को रखना सभी राजनीतिक दलों का एक अधिकार है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष को लेकर चलना चाहती है, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहती है और मुद्दों की राजनीति करती है, विकास परक राजनीति करती है, जन मुद्दों के साथ खड़ी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व जब समय आएगा, उचित समय आएगा तो उचित निर्णय लेगा। इसका हम राजनीतिकरण नहीं कर सकते हैं। जो संसद की प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, उसमें राज्यसभा में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का? विकास जी, ठीक है, इरम रिजवी जी आपके पास आऊंगा मैं। कांग्रेस का स्टैंड अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि यूपी की अगर बात कर ली जाए तो सपा बड़ा राजनीतिक दल है यूपी में। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी साथ देगी, लेकिन कांग्रेस के साथ के बिना कैसे आप इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकेंगे? देखिए आशीष जी, अध्यादेश के खिलाफ जो है देश प्रेमियों की एकजुटता है जी। अब इसमें ये कांग्रेस को तय करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठेगी या देश प्रेमियों के साथ आती है। तो ये तो फैसला इनको करना है जी। और इनके नेताओं को करना है। और जिस तरह से आपने देखा कि भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी सभी प्रदेशों में जा रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो ये तो मैं सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि अध्यादेश के खिलाफ देश प्रेमियों की एकजुटता हो रही है। अब इसमें कांग्रेस कहाँ तक मतलब देश के साथ खड़ी होती है या जो है बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाती है, ये फैसला तो इनके नेताओं को करना है, इनके मंत्रियों को करना है। तो ये बात तो वही बेहतर बता पाएंगे। ठीक है,
राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। लोकसभा में संख्या बल है आपके पास, लेकिन राज्यसभा में आप कैसे स्थिति को संभालेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो निकल पड़े हैं सभी जो विपक्षी दल हैं उनका साथ मांगने। तो राज्यसभा में ये अध्यादेश पास ना हो पाए, कानून ना बन पाए, ये आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है, लेकिन बीजेपी राज्यसभा में कैसे पास कराएगी? बीजेपी निश्चित राज्यसभा में इसे पास करा दी जाएगी। और ये आशीष जी, ये कवायद कोई इस विषय को लेकर के नहीं है जी। हमको अध्यादेश को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। ये कवायद जो है अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की है। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में समर्थन प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण विपक्ष उनको प्रमोट करें। अखिलेश यादव उसी चीज को लेकर के घूम रहे हैं। ममता बनर्जी वही गाना गाती घूम रही हैं। नीतीश कुमार वही गाना गाते घूम रहे हैं। मजे की बात ये, अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सब अपने गले में स्वयं माला डाल करके घूम रहे हैं। वास्तविकता क्या है? ये सब अपने अपने राज्यों में तो इनके नेतृत्व है, और अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव अपना राज्य भी खो चुके हैं। अगर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को दीपक जी बीच में इंटरप्ट नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका दूंगा आपको। सुन लीजिए, पहले एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए राघवेंद्र जी। ये लोग इस प्रकार की कवायद जो 2017 आपके पिछले लोकसभा चुनाव से पहले मुझे याद है पश्चिम बंगाल में भी की गई थी जी। दुनिया भर के फ्यूज झालरे जा करके वहां पर गाना गा रहे थे। हुआ क्या था? ये लोग अपने आप को एक नहीं कर पाए थे। मजे की बात है, ये तो मुद्दे भी लोग शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अपनी दशा देखिए, 2 लोकसभा सांसद दर्शकों को समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आतंकवादियों सकारात्मक रूप से ऐसे चल पाएगी। आपके पास में आऊंगा, आपकी बात को आपको रखने का पूरा मौका दूंगा। सुन लीजिए एक बार, पहले बात पूरी सुन लीजिए दीपक जी। राघवेंद्र जी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आऊंगा मैं आपके पास। पहले एक बार बात सुन लीजिए आप पहले। राघवेंद्र जी आप बात पूरी कीजिए। बंगाल में भी ये लोग गए थे, माननीय इनके मुलायम सिंह यादव उस समय थे, मुलायम सिंह भी गए थे, अखिलेश जी भी गए थे, ममता बनर्जी जी ने कार्यक्रम किया था। अरे पूरे देश के लोग वहाँ पर गए थे। परिणाम अरे आप लोग अपना उत्तर राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, राघवेंद्र जी आप रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। क्या होगा आपके गठबंधन का? आपकी बात कंप्लीट हो गई दीपक जी, मैं अब सवाल ले लूं राघवेंद्र जी से। बात बोलो, आपके पास मेरे किसी बात का जवाब नहीं है। आप लोग कानून में विश्वास रखते हो कि नहीं रखते हो? आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में विश्वास रखते हो कि नहीं रखते हो? और राज्यसभा में आपका ये अध्यादेश मुंह के बल गिरने वाला है। और जो लोग कानून में विश्वास करते हैं, कानून के राज में विश्वास करते हैं, ये लड़ाई जो है लोकतंत्र वर्सेस अलोकतंत्र है। आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी है हिंदुस्तान में। संविधान के नाम की कोई चीज नहीं बची है। आप किस तरीके से सरकार चलाना चाहते हो? आताताई सरकार चलाना चाहते हो आप? एक आप अपना अलग कानून ला करके जो है देश को चलाना चाहते हो? जनता देखिए। ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं दीपक जी, आप जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। आप जवाब बता दो अपना। इस तरीके के लोगों के साथ, बदतमीजों के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूँ, मैं काट रहा हूँ आपसे बड़ा। नहीं, आप अपनी बात रखिए राघवेंद्र जी। दीपक जी आप रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आपको बार बार आप जिम्मेदार होने का परिचय दीजिए। ये पैनल सभी के लिए है, ऐसा नहीं चलेगा कि एक ही आदमी इसमें बीच में इंटरप्ट करके दूसरे को बात नहीं रखने देगा। अपनी झालर जला लो 2024 में, यही बहुत बड़ी बात। आप बदतमीजी की बात आप कर रहे हो, क्यों झालर की बात कर रहे हो आप? जब तक विपक्ष स्वतंत्र नहीं होगा, विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई मतलब नहीं होता है देश में, लोकतंत्र में। अब बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो?
अरे क्या बोले अब आप बोल लीजिए पहले, फिर बाद में बोल लूंगा। आप बोलिए, आपको पीछे भी बोलना है, आपको पीछे भी बोलना है। राघवेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए। मैं दीपक जी से 1 मिनट आप रुकिए। राघवेंद्र जी रुकिए आप। दीपक जी आप सुनेंगे या आप क्या सुनेंगे? आप सुनेंगे? बाकी के भी 2 लोग बैठे हैं, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, दीपक जी आप जिम्मेदार होने का परिचय दीजिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है। आप दूसरे पैनलिस्ट की बात भी रखने नहीं दे रहे उनको। ये जिम्मेदार प्रवक्ता का परिचय नहीं है, जिम्मेदार होने का परिचय दीजिए। दूसरे पैनलिस्ट की बात पूरी हो जाए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। आपको 5 बार रिक्वेस्ट कर ली गई है कि बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। क्या गैर जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आप? तो आप उनको बात तो पूरी रखने दीजिए। आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप रुक जाइए। आप राघवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी हुई, 4 बार इनकी सरकारें रही। जब इनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे होते रहे। ये लोग अपने घोषणा पत्र में ऐसा बात करते थे, जब मेरी सरकार बनेगी हर थाने में 7 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे। ये घोषणा पत्र होता था क्या? जब इनकी सरकार होती थी हाई कोर्ट आतंकवादियों को छुड़वाने पहुंच जाते थे, कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। आतंकवादियों को अरे बात होने मुद्दा जो है मुद्दा आप क्या करेंगे? क्या मुद्दा आप करेंगे? चलिए ऐसे नहीं विकास जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है राघवेंद्र जी, दीपक जी रुक जाइए, दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है मुझे। विकास जी, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होना कहीं ना कहीं इस पूरे बड़े मुद्दे में बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी अभी भी इंतजार कर रही है कि कब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से कंफर्मेशन आएगा, समय मिलेगा अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या कांग्रेस के मन में चल क्या रहा है? समय क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह है? क्यों अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही कांग्रेस? ये पार्टी है और मजबूत विपक्ष की भूमिका उसने सदैव निभाई है। वो राजनीतिक दल जिन्होंने कांग्रेस के तमाम सारे बड़े मुद्दों पर अपनी जो साथ दिया है, इसके लिए हमेशा वो आभारी रही है। और हम विपक्षी एकता के पक्षधर हैं और हम हर राजनीतिक दल को उसके संवैधानिक अधिकार को, जो लोग चुनी हुई सरकार है उसके साथ खड़े हैं और चुनी हुई सरकार को ये अधिकार होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। रहा सवाल ये जनता के बीच में जाने का मुद्दा, अभी नहीं, ये मुद्दा है संसद के अंदर। और मैंने पहले ही अपने वर्जन में कहा है कि राज्यसभा में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस वक्त हम फैसला लेंगे और पूरा देश देखेगा। अभी जो केजरीवाल जी का जो राजनीतिक धर्म है उसका अनुपालन वो कर रहे हैं। हमारी पार्टी से भी उन्होंने बातचीत की है, वो सब जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है, इरम रिजवी जी आपके पास आऊंगा। 2 चीजें हैं, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अभी राजनीतिकरण हो रहा है, सिर्फ जब राज्यसभा का समय आएगा तब फैसला लेंगे हम। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस अध्यादेश की आड़ में। आशीष भाई, एक बात मैं राघवेंद्र जी से भी कहूंगी कि ये बताइए, जब 8 साल की जीत के बाद, कहते हैं ना 8 सालों में हुई जीत पर 8 दिन में लगाम लगा दी मोदी जी ने जी। जनता ने बड़ी उम्मीद से वोट करा था। जनता ने बड़ी उम्मीद से वोट करा था कि हमको जो है कुछ बदलाव मिलेगा, और उनको मिल भी रहा था। आपने 8 दिन में उस पर लगाम लगा ली, तो ये कहाँ का भाई, जो जहाँ की सरकार होती है, जो जहाँ चुना हुआ होता है उसको पूरा वो स्वतंत्र होता है, वो आजाद होता है अपने कामों को करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए। आप बताइए कि क्या ये सही है? ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और एक हिटलरगिरी है। इसको तानाशाही भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह
तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडई पे उतारू है, तानाशाही पे उतारू है। ये किसी को मतलब इनके लिए संविधान शायद कुछ रह ही नहीं गया है, लोकतंत्र कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये गुंडागर्दी से सरकार को चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, वो अपने कामों को करेंगे तो इनको हटाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने बीजेपी की बात की, लेकिन कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रही है कि अभी राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए एक बात बताइए, जैसे अभी हमने कहा आशीष भाई कि अध्यादेश के खिलाफ देश प्रेमियों की एकजुटता, यहाँ पे आप बताइए कि एक तरफ अध्यादेश है और अगर आज हम एक नहीं हुए और अध्यादेश पास हो जाता है तो आप तब फैसला लेंगे। आप यानी कि ये बात साफ जाहिर हो रही है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि हम अध्यादेश के खिलाफ एक अच्छे क्रांतिकारी, एक अच्छे नेता, सारी पार्टियां, सारे विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन अब इसमें कांग्रेस क्यों नहीं साथ आना चाहती है, कौन सी कोर उनकी दबी है, ये तो भली भांत वही बता पाएंगे। विकास जी। कांग्रेस पार्टी का फैसला PWC और अकेले राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी अकेले नहीं लेते हैं जी। इसके लिए हमारी एक कोर कमेटी है, उसका फैसला। बाकी आप राजनीतिक दलों से जहाँ बात कर रहे हो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस पार्टी के मुखिया जिम्मेदार है, वो सीधे आपको तुरंत इसी समय आपका बयान दे रहे हैं आपके साथ खड़े होकर। कांग्रेस पार्टी कभी भी राजनीति में इस तरीके से किसी भी विषय पर इतनी स्पीडली नहीं बयान देती है। कांग्रेस पार्टी करके दिखाती है, बयानबाजी इसका विषय नहीं है। जब संसद का समय आएगा और इस देश के लोकतंत्र में कौन लोग देश को बचाने वाले थे और कौन लोग सांप्रदायिकता की आग में इस देश से झुकने वाले थे और किन लोगों ने इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा किया और नफरत बंटवारे से भारत को किस तरीके से बांटने में मोदी सरकार का अप्रोच रूप से साथ दिया है, ये पूरा दुनिया जानती है। दिल्ली भी जानती है, दिल्ली के लोग तो बहुत कायदे से जानते हैं किस तरीके से विकास परक राजनीति करने वाली शीला दीक्षित के बारे में किस तरीके का माहौल बनाया गया। राजनीतिक विषय सड़क पर जो आप कर रहे हो ये आपका धर्म है, आपकी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए आप करो। हम एक विपक्ष और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और जो काम संसद में होता है उसको संसद में ही तय किया जाता है, उसको सड़क पे खड़ा करके राजनीतिकरण नहीं करना है। आपका विषय है, आप करो। हम क्या है हमको पता है, हम देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं और हमको किसी राजनीतिक दल से सूचना बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन लोग हैं और हमने इस देश के लिए क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है। राघवेंद्र जी, रिजवी जी जो बात कह रही हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र में सत्ता में होने का फायदा उठा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में तो अध्यादेश लाने का क्या मतलब था? अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? क्या लोकतंत्र में ये गुंडाई हो रही है, ये कह रही हैं रिजवी जी। अब रिजवी जी को अगर ये लोकतंत्र जो लोकसभा और राज्यसभा ये जनता के माध्यम से चुनी हुई हमारी सरकार है, वहां से जो कोई अध्यादेश पारित होता है उसे गुंडाई कहते हैं, तो मुझे इनके ये कितनी राजनीतिता है और किस पार्टी में क्या बात कर ईश्वर जाने। देखिए ये जो इन लोगों का अध्यादेश के प्रति जो रियाज है, कि मैंने अभी बात कही थी, ये सिर्फ अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में भाई अध्यादेश तो पास हो जाएगा राज्यसभा में जी। इसमें कोई भी शक नहीं है। आप देखिए तेल की धार देखिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के काम नहीं करती है। भाई केंद्र में हम लोगों ने केंद्र की सरकार कांग्रेस की भी देखी है। 2004 से लेकर 2014 तक कितनी देश में अराजकता थी। हर तीसरे दिन देश में वो विस्फोट हुआ करते थे। आप याद करिए, बसों में लिखा करता था बसों के नीचे देखिए बम हो सकता है, सीट के ऊपर बम हो सकता है, पार्कों में झूले के नीचे बम हो सकता है। आज की तारीख में क्या है, हम लोगों ने पूरा देश से अराजकता खत्म कर दी है, आतंकवाद समाप्त कर दिया। ठीक है, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। मेरी बात होने दीजिए। आज की तारीख में देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हमारे राष्ट्र के बारे में ज्ञान देने का काम ये लोग ना करें।
ठीक है, राष्ट्र के बारे में ज्ञान ना दें। विकास जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को नारे को लेकर विकास जी, और ईमानदारी से हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की आ रहा हूं मैं, आपके पास भी आ रहा हूं विकास जी। विकास जी, हाँ जी बताए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यों में भी मिल रही है, केंद्र में भी मिली है। खासतौर से उत्तर प्रदेश से आप राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और अब लगातार इंजन आपस में लड़ने लगे। अपनी आक्रमणता, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश में एक ऐसा अनैतिक विमर्श पैदा करती है जिस पर पूरे देश को उसकी पिच पर खेलना है। जी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर अब नहीं खेलेगी। नफरत विघटन के खिलाफ हम मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं और इस देश का 140 करोड़ जनमानस इसका खरीदार है। और आज मोहब्बत की दुकान चल निकली है और भारतीय जनता पार्टी का नफरत का एजेंडा कर्नाटक में बुरी तरह ध्वस्त हुआ है। रहा सवाल आतंकवाद का, तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और आतंकवाद का नाम लिए बगैर राजनीति का एक कदम नहीं चल सकती। अगर दो शब्द ना ले आतंकवाद और पाकिस्तान, तो ये एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते हैं। कंधार कांड इनकी सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाली, जैसे मोहम्मद अजहर मसूद को छोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। संसद पर हमला, भारतीय सेनाओं के स्वाभिमान सम्मान पर वैश्विक स्तर पर भारत को अपमानित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र संसद से हमला था। समझौता एक्सप्रेस और इसके बाद जिस परवेज मुशर्रफ को पूरी दुनिया ने तानाशाह माना था, उस तानाशाह को भारतीय जनता पार्टी विकास जी ने सबसे पहले आगरा सबमिट मुद्दे से ना मुद्दे पे दुनिया में आतंकवाद का पोषक अगर कोई रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी रही है। तो कृपया भारतीय जनता पार्टी के पास आऊंगा कि आतंकवाद सपा यूपी में एक बड़ा राजनीतिक दल है। सवाल ये है कि सपा साथ दे देती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट नहीं है। और कैसे, क्योंकि जिस तरह से राघवेंद्र जी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि राज्यसभा में भी हम इस अध्यादेश को पास करा लेंगे, ये तमाम विपक्षी दल क्या एक हो पाएंगे भी या नहीं? क्योंकि अकेले सपा के साथ आने से तो अध्यादेश ये रुक नहीं जाएगा, संख्या बल तो पूरा करना होगा ना। देखिए आशीष जी, मैं चाहता हूं कि मुझे 60 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया जाए। जी बोलिए आप। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े तमीजदार प्रवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये लोग कानून में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और माननीय न्यायपालिका के जो आदेश है उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते। देखिए आशीष जी, ये लड़ाई लोकतंत्र वर्सेस अलोकतंत्र, ये संविधान वर्सेस गैर संवैधानिक लोग। अखिलेश यादव से लोकतंत्र सीखने की हमें जरूरत है क्या? तमीज दिखाने लगे, अपनी तमीज दिखाने लगे, अपनी तमीज दिखाने लगे, अपनी तमीज दिखाने लगे, अपनी तमीज दिखाने लगे, तमीज दिखने लगी, तमीज दिखने लगी। बात कहीं और की ओर ये पहुंच जा रहा। आप एक बात का मेरा जवाब दो, कानून में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? कानून में विश्वास करते हो कि नहीं? न्यायपालिका का सम्मान करते हो कि नहीं? न्यायपालिका, अरे कल वाला संज्ञान ले लो। राघवेंद्र जी कचहरी परिसर में जो हुआ, कोर्ट रूम में जो उसका संज्ञान ले लो। कल कोर्ट रूम में जो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी भूल गए। एक बच्ची बेचारी जिंदगी मौत से जूझ रही है, 1.5 साल की बच्ची बेचारी जिंदगी मौत से जूझ रही है। जवाब कोई आपके पास जवाब दे पाओगे आप? अरे कल वाला कोर्ट रूम का देख लो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। अरे चलो अभी 24 घंटे 420 लोग 420। अरे कल वाला संज्ञान ले लो। कल अपना देखो कहाँ का ऑर्डर बना, अपना देखो कहाँ का ऑर्डर बना। योगी और मोदी से लड़ाई लड़ो, आपस में दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले वो समझा दो। अरे अभी 24 घंटे नहीं हुए कोर्ट रूम में गोली चले, 24 घंटे नहीं हुए। कुछ तो नैतिकता की बात कर लो। जाते जवाते जो कम से कम सच बोलना तो सीख लो, सच बोलना सीख लो। तमीज दिखाने लगे अपनी, बड़े तमीज दिखाने लगे, सुनने का जज्बा नहीं है। अब आशीष जी आप बताओ कौन? दीपक जी 60 सेकंड इंटरप्ट मांगे थे आपने, आप मुद्दे पर रहिए। मैंने इन्होंने तो 10, मैं तो मुद्दे पर ही हूँ। मैं तो इनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग कानून में विश्वास कैसे रखते हैं। ठीक है, मैं राघवेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। राघवेंद्र जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब आप भी सुन लीजिए दीपक जी। समर्थन दिया, आप अपना बताओ ना। नैतिकता बची आपके अंदर?
कानून के आदेशों राघवेंद्र जी जवाब दीजिए आप। सम्मान नहीं करो पाने जो लोग देश के प्रथम अब नागरिक जवाब भी सुन लीजिए दीपक जी। वो कानून का क्या सम्मान करेंगे? नहीं मैं जवाब ये सवाल तो नहीं, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। ये सवाल तो नहीं रहा मेरा, नहीं ये सवाल तो नहीं मेरा। जब ये बोलेंगे के बीच में मैं भी इनको इंटरप्ट करूंगा। अरे हमारे जितने हैं हमने समर्थन दिया है, हमारे जितने मैंने समर्थन दिया है। आप अपना बताओ, आप अपना बताओ हमारे जितने भी लोकसभा में तो मैंने क्या आपका टुकड़ा साफ हो गया है। आजम राम को पीछे हार रहे हो या सर ज्ञान देने का काम कर रहे हो। विधानसभा चुनाव ठीक है राघवेंद्र जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं करता हूँ। दीपक जी जो अपने बाप का सम्मान न करे वो सम्मान की बात यहाँ करता है। हमको चलिए ठीक है दीपक जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा दीपक जी, बाकी लोग भी बैठे हैं। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी रुक जाइए आप। राघवेंद्र जी दीपक जी अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे अनम्यूट करवाना होगा आपको। दीपक जी आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? चीखने चिल्लाने के लिए आप इस मंच का प्रयोग करेंगे क्या? आप जवाब सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आपने कहा मुझे इंटरप्ट किए बिना बोलने दीजिए, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दे दिया, अब जवाब भी तो सुन लीजिए। जवाब क्यों नहीं सुनते आप? जवाब सुनिए आप पहले। तो जवाब नहीं सुनना तो सवाल भी मत पूछिए, सवाल सुनने का मादा रखिए और जवाब सुनने का मादा रखिए। जवाब नहीं सुनेंगे तो आपका सवाल सुनेगा क्या कोई? तो मत सुनिए आप। इरम रिजवी जी आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार अभी भी स्पष्ट ये कह रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। अब बड़ा विषय ये है कि आप, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है और अगर सीधे तौर पर मैं कहूं तो सबसे बड़ी एक तरह से बीजेपी के बाद या बीजेपी के साथ राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ आना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैसे कन्विंस करेंगे आप कांग्रेस को कि वो साथ आए? देखिए आशीष भाई, जैसे आपने देखा है कि अरविंद जी और हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान जी भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जैसे अभी कल लखनऊ में आके अखिलेश जी से मिले और उन्होंने समर्थन मांगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सारे लोग एकजुट हो जाए, विपक्ष एक मजबूत हो जाए, क्योंकि ये अकेले की लड़ाई नहीं है। और अगर इसमें वो खुलकर सामने नहीं आती है तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि या तो वो दबाव में है या वो अपने को असहज महसूस कर रही है, कमजोर महसूस कर रही है, बीजेपी के सामने खड़े होने का दम नहीं रखती है। तो ये साफ मतलब जनता भी समझ रही है इस बात को, और आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से खुल के नहीं बोल रही है। आपने देखा समाजवादी पार्टी है या अन्य जगहों पे जो अरविंद जी जा रहे हैं और वो समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो कांग्रेस खुलकर नहीं आ रही है? विकास जी, क्या मजबूरी है ऐसी, कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं आ रही है साथ? मैंने कहा ना, जब जिसे संसद में है, तो संसद में जिसकी संख्या है, उसकी जिसकी क्षमता है, वही इस ऑर्डिनेंस को उड़ा पाएगा। इतना हम भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये लोकतंत्र से कुठाराघात किया है, इस ऑर्डिनेंस को हवा में उड़ जाएगा, ये पास नहीं होने पाएगा। चलिए, आप ये मानते हैं कि भाजपा ने कुठाराघात किया है ये अध्यादेश लाकर? देखिए, ये तो हमने पहले ही कहा, ये कुठाराघात है लोकतांत्रिक मूल्यों पर, संवैधानिक अधिकारों पर, चुनी हुई सरकार के अधिकारों पर जिस तरीके का ये कुठाराघात है, सारे राजनीतिक दलों पर इस पर राजनीति करने का अवसर है। करे विपक्ष को, तमाम सारे राजनीतिक दल है जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं,
पर सच्चाई ये है कि चाहे वो गुजरात का पिछला विधानसभा चुनाव रहा हो, दिल्ली के चुनाव रहे हो, तमाम सारे राजनीतिक मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरीके का अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल करने में वो दल जिन्होंने बिना कांग्रेस के इसके बिना उसके सपोर्ट के चल नहीं सकते, उन्होंने जो भाषा शैली शब्दों का प्रयोग किया है, उसके बीच में और जिन दलों की जो आज की मांग है उसके बीच में जनता को भी फैसले लेने का अधिकार है। हम जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता ने हमारे नंबर पर हमको संसद में जगह या विधानसभाओं में स्थान दिया है, इसलिए उन लोगों पर भी देखना है कौन से लोग हैं जो इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को इशारा दे रहे थे, हवा दे रहे थे, उनको मजबूत कर रहे थे। ये फैसला जनता का फैसला है, क्योंकि जो एक वर्ष है ये पूरी तरीके से जनता का वर्ष है। अब लोगों ने डिलीवरी दी नहीं है, झूठ बोला है, नफरत विघटन फैलाया है और उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ किसने दिया है ये भी जनता को पता है। इसलिए संसद के अंदर जो विषय तय होगा, संसद में राहुल गांधी जैसी मेंबरशिप जाने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपने नैतिक मूल्य सिद्धांतों को महसूस किया और समझा कि लोग विपक्ष को किस तरीके से भूमिका, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी 40 से 50% लोगों को ये बात नागवार हुई है कि जो राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार किया गया है, विपक्ष के साथ व्यवहार किया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील साबित होगा। और इस कील को रोकने में सभी राजनीतिक दलों को ये भी देखना चाहिए किसके हथौड़े में दम है। केवल एक सुनार की हथौड़ी लेकर आप नहीं इससे जीत सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस की लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का जो मजबूत हथौड़ा है, जो इस ताबूत में कील को ठोक सकता है, वो केवल इस देश की 140 करोड़ की जनमानस का विश्वास केवल कांग्रेस पार्टी में। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास जताइए और जनता के बीच में भी महसूस कराइए, जहां हम ताकतवर है वहां हम खड़े हैं और जहां कांग्रेस कमजोर है वहां हम उसके साथ खड़े हैं। पहले अपनी नीति और नियत और अपने सिद्धांतों पर खड़े उतरिए और जनता का जन विश्वास हासिल करिए, क्योंकि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी ताकत, इस चोट, इस नफरत के खिलाफ अगर किसी ने शहादत दी है वो कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी हर बार शहादत देने के लिए आगे नहीं आएगी। सांप्रदायिक मूल्यों के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से देश में नफरत पैदा की गई है, उन लोगों का चेहरा बेनकाब भी होना चाहिए, क्योंकि अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो कांग्रेस ने पिरोया है। सभी राजनीतिक दलों को संरक्षण देने से लेकर के सपोर्ट करने का जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी, कांग्रेस ने किया है। ठीक है राघवेंद्र जी, अपनी नीति और नियत को कांग्रेस कह रही है कुठाराघात तो हुआ है, कांग्रेस का नाम दिए बगैर अपनी कुठाराघात हुआ है, यह अध्यादेश लाकर संविधान के साथ ठीक नहीं किया बीजेपी ने। मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से। ये क्या लोकतांत्रिक चीज है क्या? जब राजीव गांधी ने एक मुस्लिम महिला थी, नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, उसको जो है महिला थी, सुप्रीम नाम नहीं याद आ रहा, उसको जो है गुजारा भत्ता अलॉट कर दिया था। महिलाओं का उसको महिलाओं को मिलना नहीं चाहिए। उसका जो है तलाक पे नाचने वाले भाजपा के लोग महिलाओं के अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं। आप लोग नहीं, महिला विरोधी ये बताइए आरक्षण नहीं, 33% आरक्षण को लेकर लगातार सोनिया जी मांग कर रही है। पूर्व बहुमत की सरकार में महिलाओं को हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए। नहीं, उसकी रोटी आपने 9 साल खाई है। 9 साल उसकी बटाला कांड हम लोग कम्युनिटी के साथ पिछली बार खराब हो गया। भाजपा का आपकी क्या दशा हो रही है? आपका मध्य प्रदेश जाता है, राजस्थान में आपके हालात देखे गए हैं और लगातार आपकी भाग रहे हो, जनता भाग रहे हो, जनता को वायनाड में चुनाव लड़ेंगे, वायनाड में चुनाव लड़ने जाते हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी। बंगाल से भगा दिए गए, छत्तीसगढ़ से भगा दिए गए, महाराष्ट्र में लूट पसंद सरकार बनाई है, काम कर रही है। राहुल गांधी स्थिति में नहीं देखते। राहुल गांधी अगली बार देखिएगा कांग्रेस विकास जी रुक जाइए एक बार, विकास जी
राजीव गांधी। विकास जी रुक जाइए, राघवेंद्र जी बात पूरी कीजिए, मुझे बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है, दीपक जी भी इंतजार कर रहे हैं, रिजवी जी के पास भी जाना है मुझे। लेते हो आप लोग राजीव गांधी फाउंडेशन से इसमें चंदा लेते हो या ज्ञान देने का काम करते चीज से? चाइना चलिए ठीक है इरम रिजवी जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। इरम रिजवी जी ठीक है, रुक जाइए। आशीष भाई जी, राजभवन जो है वो आज भाजपा के हेड कवच बने हुए हैं और राज्यपाल जो हैं स्टार प्रचारक जी। और आप देख रहे हैं किस गुंडई से ये कह रहे हैं कि हम अध्यादेश को लाके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ये है कि हम जो है पूरी गुंडई से, पूरे दबंगई से चीजों को चलाएंगे और हमको इनको लोकतंत्र को नहीं मानना है, संविधान को नहीं मानना है। तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है जिसमें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, विकास जी, राघवेंद्र जी रुक जाइए, एक बार मैं फाइनल कमेंट ले लूं दीपक जी का। ये जिम्मेदार होने का परिचय दीजिए, आप दोनों जिम्मेदार होने का परिचय दीजिए। समय का अभाव है, दूसरे का समय में अगर आप ऐसे बहस करके समय बर्बाद करेंगे अपना भी और मंच का भी, तो वो अच्छा नहीं है। दीपक जी रुक जाइए, दीपक जी आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट आपका। देखिए आशीष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई भी संतोषजनक जवाब इनसे बात हो रही है। अरे आप लोग अराजकता फैलाते हैं, संतोषजनक जवाब ही नहीं लेने। ठीक है, रुक जाइए ना राघवेंद्र जी, एक बार सुन लीजिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है मेरे पास। दीपक जी आप बात पूरी कीजिए। आप लोग जनता पार्टी के एक मंत्री और विधानसभा चुनाव में आप क्या पहले चुनाव लड़ रहे थे, जरा बताइए। चलिए समाजवादी पार्टी के बताइए, विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे थे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे थे आप बताइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताइए, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर लड़ रहे थे? तुलना करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में वाहियात बातों को चुनाव लड़ोगे। चलनी में दूध दिया आजमगढ़ राजपुर क्यों हार रहे हो? राघवेंद्र जी मुझे लग रहा था कि मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता से निवेदन कर रहा हूं कि वक्त का अभाव है और फाइनल कमेंट मैं ले लूं सभी से, और अच्छा होगा कि मुझे लगता है कि तीनों आप पैनलिस्ट जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अपने अपने फाइनल कमेंट को जल्दी से रख देंगे। दीपक जी 30 सेकंड ही है मेरे पास, अब बहस में आपने पहले से ही समय काफी गवा दिया है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप अपना फाइनल कमेंट दे दें जल्दी से। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी दिल्ली की सरकार के साथ हुआ वो पूरी तरीके से अनैतिक है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, इसको न्यायपालिका में ना तो विश्वास है ना तो न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी सदैव न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करती है, इसलिए जहां पर भी अन्याय होगा, न्यायपालिका अपमान होगा, समाजवादी पार्टी सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, और अभी विकास भाई रुक जाइए दीपक जी, समय नहीं है। विकास जी जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए ये ऑर्डिनेंस केवल दिल्ली के लिए ही नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों के जो चुनी हुई सरकार को जो चुनते हैं, उस सरकार के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ लोकतांत्रिक है और इस लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। ठीक है राघवेंद्र जी 30 सेकंड जल्दी से। ठीक है विकास जी, राघवेंद्र जी 30 सेकंड। ये अध्यादेश पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया गया है। ये लोग जो अपना तर्क इसलिए खुलवा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो है एक्सपोज हो चुकी है, समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, बहुजन ये आपके कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता की नजरों में एक्सपोज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 350 का लक्ष्य लेकर के अगला लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी, सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।